नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। राशि इंफ्राटेक लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में। जल्दी करें। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ की स्वाट टीम व थाना कप्तानगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 2 माह पूर्व हुई किसान की खेत में गोली मारकर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक जोड़ी जूता, एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर व एक मोबाइल रंग बरामद किया गया। बता दें कि दिनांक 29 नवंबर 1924 को वादी अजीत राय पुत्र स्वर्गीय राजदेव राय निवासी ग्राम देवहट्टा थाना कप्तानगंज के भाई सुनील राय पुत्र स्वर्गीय राजदेव राय, जो ट्रैक्टर से नवली ग्राम सभा के त्रिवेणी प्रजापति के खेत में जुताई कर रहे थे, उसी समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, जिसमें विवेचना में अभियुक्तों नीतीश राय पुत्र सत्यदेव राय उर्फ पप्पू राय निवासी देवहट्टा, मौसम चौहान पुत्र उदयराज चौहान निवासी मालेपट्टी थाना कप्तानगंज, सत्यदेव राय उर्फ पप्पू राय पुत्र स्वर्गीय रामधारी राय निवासी देवहट्टा का नाम प्रकाश में आया। थानाध्यक्ष विवेक कुमार पांडे मैं हमराह व स्वाट टीम प्रभारी नंद कुमार तिवारी मैं हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तों नीतीश राय पुत्र सत्यदेव राय व मौसम चौहान पुत्र उदयराज चौहान को मालेपट्टी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि सुनील कुमार राय उर्फ मुन्ना राय, जो कि मेरे पड़ोसी है, जिनसे मेरे परिवार का काफी दिनों से जमीन संबंधी विवाद चल रहा है, अक्सर सुनील कुमार राय उर्फ मुन्ना राय हम लोगों को भद्दी भद्दी गाली देते रहते थे और बेइज्जत करते रहते थे। जब मेरे बाबा स्वर्गीय रामधारी राय की मृत्यु हुई थी तो सुनील कुमार राय व उनके परिवार के लोगों द्वारा उनके शव को उठने नहीं दिया जा रहा था, जिससे मेरे गांव व आस पास के गांव में मेरे परिवार की बड़ी बदनामी हुई थी। उस समय हम लोग कमजोर होने के नाते अपने आप को शांत कर लिए। इधर बीच फिर से मुन्ना राय मेरे घर के सामने से जाने वाले रास्ते में मिट्टी पटवा दिए थे, जिससे मेरे व उनके घर से विवाद हुआ था, जिससे क्षुब्ध होकर मैं और मेरे पिता द्वारा इनकी हत्या का प्लान बनाया गया व मेरे मित्र, जिसका नाम मौसम चौहान पुत्र उदयराज चौहान निवासी मालेपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को पैसों का लालच देकर अपने साथ प्लान में शामिल किया गया। मेरे घर में पहले से देशी तमंचा मेरे पिता पप्पू राय द्वारा रखा गया था। योजना के तहत दिनांक 14 नवंबर 2024 को घटना अंजाम देने के लिए मैंने पिताजी के कहने पर एक सिम हेतुगंज बाजार में आकाश की दुकान से खरीदा। तमंचा लेकर दिनांक 22 नवंबर 2024 को मैं अपने पिताजी की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर से अपने दोस्त मौसम चौहान को लेकर नवली गांव के तरफ गया, जहां पर मुन्ना राय अपने ट्रैक्टर से खेतों की जुताई कर रहे थे। मुन्ना राय की हत्या करने के लिए हम दोनों लोग मौके की तलाश करते रहे, लेकिन उस दिन मौका नहीं मिल पाया। इसी बीच पुनः रास्ते के विवाद को लेकर ही मेरे पिता को मुन्ना राय द्वारा गाली गलौज तथा जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुनः दिनांक 29 नवंबर 2024 को अपने दोस्त मौसम चौहान को अपने मोबाइल नंबर पर फोन करके बुलाया तो वह बड़सरा खालसा गांव में आकर मिला। वहां पर मेरे पिता भी मौजूद थे। उनके द्वारा पुनः उसी तमंचे में एक कारतूस भरकर दिया गया और बताए कि केवल तुम्हें ट्रिगर दबाना है। उसके बाद हम लोग अपनी मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर से खालिसपुर फार्म हाउस के पास स्थित पुलिया पर पहुंच गए। करीब 2-3 घंटे तक सुनील राय उर्फ मुन्ना राय के ट्रैक्टर की रैकी करते रहे। मेरा दोस्त मौसम चौहान वहीं पुलिया के पास मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था।
मैं पैदल ही भरा हुआ तमंचा लेकर तथा चेहरे पर मास्क लगाकर मुन्ना राय की हत्या करने के लिए नाले के किनारे किनारे नवली गांव के सामने पहुंचा, जहां पर मुन्ना राय खेत की जुताई करने के लिए पहुंचे थे। तब शाम होने वाली थी। मैं लगभग आधा घंटे तक वहीं छुपा रहा। मुन्ना राय उसी समय त्रिवेणी प्रजापति के खेत में जुताई करने के लिए आए तो मैं धीरे धीरे उस खेत के मेड़ पर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वहीं कुछ दूरी पर त्रिवेणी प्रजापति व उसके भाई रामधनी खड़े थे। मैं मौके का इंतजार कर रहा था जहां पर मुन्ना राय खेत की जुताई कर रहे थे। जैसे ही मुन्ना राय खेत की जुताई करते हुए मेरे सामने पहुंचे, मैंने उनके ऊपर सामने से फायर किया। गोली मुन्ना राय के सीने में लगी और वह ट्रैक्टर से नीचे गिर गए। तत्काल वहां से नाला पार करते हुए सुनसान इलाके तथा मौके का लाभ लेकर पुलिया के पास खड़े अपने दोस्त मौसम चौहान के पास पहुंचा तो मेरा जूता जो नाला पार करते समय भीग गया था, जिसमें काफी मिट्टी लगी थी। मैं अपने जूते को वही पुलिया के पीछे छिपा दिया और अपने मोबाइल का सिम वही तोड़कर फेंक दिया और अपने पहने हुए कपड़े को भी जला दिया। हत्या में प्रयुक्त तमंचे के बारे में पूछने पर बता रहा है कि जिस तमंचे से मुन्ना राय की हत्या किया हूँ, उसको अपने घर के सामने रखे गए गोबर के घूर में पन्नी में रखकर छिपा दिया हूँ, चलकर बरामद करवा दूंगा। जिसकी निशानदेही पर मौके पर पहुंचकर सभी सामान को बरामद किया गया। देखिए 29/11/2024 को थाना कप्तानगंज में एक सुनील राय और मुन्ना राय, जो कि देवट्टा कप्तानगंज के रहने वाले थे, ये ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे किसी त्रिपाठी जी का, और उसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनको गोली मारी गई। गोली मारने से ये चलते हुए ये ट्रैक्टर चला रहे थे, खेत जोत रहे थे, ड्राइवरी का काम करते थे। तो जैसे ही गोली चली तो ये लेफ़्ट साइड में नीचे गिर गए थे और पीछे जो रोटावेटर होता है उसका जो व्हील है उससे इनका उसमें गला भी कट गया था। और जो ट्रैक्टर है वो मौके पे चलती हुई हालत में बगल में ही एक घर के पास में पेड़ था, वहाँ जाके टकरा के फिर ट्रैक्टर रुका था। उस घटनास्थल पे थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और देखने से प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि कोई रंजिशन इस तरह की जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया है। और लगातार हमारी जो टीम है थाना प्रभारी की और एसओजी की टीम इस पर काम कर रही थी। आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम नीतीश राय पुत्र सत्यदेव राय और पप्पू राय है और दूसरे हैं वो मौसम चौहान है। ये दोनों ही थाना कप्तानगंज के रहने वाले हैं। एक जो देवट्टा के रहने वाले हैं और दूसरा माले पट्टी के रहने वाले हैं। इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है और जो घटना के दौरान इन लोगों के द्वारा जो मोबाइल प्रयुक्त किया गया था वो भी इनके पास से मिला है। और इनसे जब पूछताछ की गई है तो ये जानकारी मिली है कि उस दिन इन लोगों ने जब वो मुन्ना राय जब खेत वहाँ पे जोत रहे थे, सुनील और मुन्ना राय, तो उसी समय बगल में वहाँ पे एक खेत में मतलब घास उगी हुई है बड़ी ऊंची, वहाँ छिपके और उसका वेट किया। और जैसे ही वो मेड़ के पास में आए तो इन्होंने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद में ये वहाँ से चले गए थे। घटना का कारण जब जाना गया, मोटिव इनका क्या था, तो पूर्व से इनके आपसी जो पारिवारिक विवाद चलता रहता था और कई बार इस तरह के झगड़े हुए। और जो घर के सामने वाली जो ज़मीन है उसको लेकर, जो आबादी की जो ज़मीन है उसको लेकर भी थोड़ा इनमें आपसी अनबन रहती थी। और जो नीतीश राय है उनका ये कहना है कि इनके जब दादाजी की जब डेड बॉडी को ले जाने को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था साल भर पहले, और अभी घटना से करीब 1 महीना पहले भी इनमें किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। तो तभी से इसने प्लान बना के, और जो इसका दोस्त है मौसम चौहान, इन दोनों ने प्लानिंग किया और प्लानिंग के तहत नई सिम खरीदी। और नई सिम खरीदने के बाद में इन्होंने इंतज़ार किया कि जिस दिन ये खेत जोतने जाएंगे दूरस्थ कहीं पे अपने गांव के अलावा किसी दूसरे गांव में, तब ये घटना को अंजाम देंगे। उस दिन ये दिन में करीब 12-1 बजे के आसपास में अपने घर से खेत जोतने के लिए निकला था। उसी दौरान फिर इन लोगों ने प्लानिंग किया और करीब शाम को 5 से 5:30 बजे के आसपास में इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। और वहीं से फिर ये लोग वहाँ से भाग गए और जो तमंचा, मोबाइल है, इन दोनों को भी इनके द्वारा कहीं ले जाके गाड़ दिया गया था, जिसको कि हमारी टीम ने रिकवर किया है। तो आज इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ जो नीतीश राय के जो पिता हैं पप्पू राय, इसमें भी इनको भी 120B का इसमें मुलजिम बनाया गया है। इनको भी गिरफ्तार करके इसमें भी जेल भेजा जाएगा।
तो परिवार ने आशंका व्यक्त की थी इनके अज्ञात मुकदमा दर्ज था, तो या पुलिस ने टेस्ट किया था? कि परिवार को इनके ऊपर शंका थी, लेकिन कोई उनके पास में इस तरह का कोई सबूत नहीं था और कोई इस तरह का साक्ष्य नहीं दे पा रहे थे वो लोग। तो हम लोगों ने सर्विलांस के माध्यम से इसमें जब जानकारी किया तो ये जानकारी मिली थी कि इनके द्वारा एक मोबाइल जो 23 नवंबर को लिया गया था और 29 नवंबर को इन्होंने बंद कर दिया था उसको। उसके बाद से उसका इन्होंने यूज नहीं किया, तो उसी पे हमको थोड़ी सी शंका हुई और काफ़ी इसमें मेहनत की गई, तब जाके ये चीज़ें सामने आई है। सर, चूँकि जिस तरीके से उस घटना स्थल का निरीक्षण आपने किया और वहाँ के जो फर्स्ट प्रिमा फेसाई जो तस्वीरें वहाँ की थी, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कितनी मेहनत करनी पड़ी और उसको कैसे रोक किया गया? देखिए, प्रथम दृष्टया देख के लग रहा था, क्योंकि जो गोली लगने से ही उनकी मृत्यु हुई थी और जब मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तो वहाँ देख के लग रहा था कि ट्रैक्टर चलती हुई हालत में इनको गोली मारी गई थी। तो ये लेफ्ट साइड में ट्रैक्टर से नीचे गिर गए थे और गिरते टाइम पे इनका जो सिर है वो रोटावेटर में अटक गया था और उसी वजह से सिर में भी इंजरी थी। तो वो देख के थोड़ा कन्फ्यूजन लोगों को लग रहा था कि वहाँ पे इनका गला काटा गया है या गोली मारी गई है। एक्चुअली में उसमें एक गोली मारी गई थी इनको और गोली मारने के बाद ये नीचे गिर गए थे और नीचे गिरने से फिर इनको रोटावेटर से इंजरी हुई और जो ट्रैक्टर है वो चलता रहा और आगे जाके एक पेड़ से जाके टकराया था। तो वो चीज़ें दिखाई दे रही थी कि इस तरह की जो घटना है ये कोई रंजिश है, लेकिन चूँकि घटना स्थल गाँव से दूर था और जिनके खेत में ये घटना हुई थी उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था और वहाँ आसपास में एकदम बिल्कुल खेत ही है, वहाँ कोई ना कोई सीसीटीवी था ना ही कोई और चीज़ थी। तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि चीज़ें डिटरमाइन नहीं हो पा रही थी कि घटना का मोटिव क्या है, क्योंकि इनकी जो रंजिश है वो पुरानी है, कोई तात्कालिक कोई इसमें इस तरह का कारण नहीं था। तो उस वजह से थोड़ा इसमें टाइम लगा है और चीज़ें चूँकि वेरीफाई करने में टाइम लगता है, मर्डर का केस है, बहुत आसानी से इस चीज़ों को मतलब जल्दबाजी में नहीं की जाती है। जो सारे साक्ष्य मिलने के बाद में ही हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया। मंडलायुक्त विवेक ने कहा है कि हमारा लोकतंत्र संविधान का प्राण है तथा लोकतंत्र का आधार मतदान है। मंडलायुक्त ने 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शनिवार को स्थानीय हरिऔध कला केंद्र में आयोजित मतदाता जागरूकता एवं शपथ ग्रहण समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पूर्ण रूप से सफल भी है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी स्वतंत्रता के साथ मतदान करने का जो अधिकार प्राप्त है वह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति ऐसी है जिसका प्रयोग करके हम अपने राष्ट्र, प्रदेश, समाज और स्वयं का निर्माण करते हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र हमारी गरिमा का परिचायक है। व्यक्ति की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान इसमें निहित है। उन्होंने कहा कि आज हमने जो अनिवार्य मतदान की जो शपथ ली है, हमें इससे और आगे जाना है तथा अपने ऐसे रिश्तेदारों, परिचितों, मित्रों, पड़ोसियों को जो मतदान के प्रति जागरूक नहीं है, उन्हें मतदान की महत्ता को बताकर जागरूक भी करना है। मंडलायुक्त विवेक ने युवाओं का आह्वान किया कि मतदान दिवस को महापर्व के रूप में लें, इसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानकर अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा मताधिकार के प्रयोग के प्रति उदासीन लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। मंडलायुक्त ने कहा कि हम भारत के लोग शब्दावली के साथ हमारे संविधान की शुरुआत होती है, अर्थात संविधान की जो भी शक्ति है वह हम सबसे आती है। जो भी व्यवस्था संविधान के द्वारा देश में लागू की गई है उसका आधार हम सब हैं। हम भारत के लोग इस शब्दावली के साथ अर्थात संविधान की जो भी शक्ति है वो हम सबसे आती है। जो भी व्यवस्था संविधान के द्वारा देश में लागू की गई है उसका आधार हम सब है। आज से करीब 2500 साल पहले यूनान के विचारक दार्शनिक अरस्तु ने 3 तरह के शासन व्यवस्था की जिक्र की थी। एक जिसमें एक व्यक्ति का शासन होता है, जिसको राजतंत्र कहें, तानाशाही कहें, अधिनायकवाद कहें। दूसरा, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित होती है और बराबर की सहभागिता सुनिश्चित होती है, वो है हमारा लोकतंत्र। यह हमारे संविधान का प्राण है
उसकी आत्मा है। और लोकतंत्र का जो आधार है वो है मतदान। हमारा राष्ट्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे सफल भी है। 75 साल पहले संविधान लागू होने के पहले या कहें आजादी के पहले जो व्यवस्था थी और आज जो व्यवस्था है, जो मौलिक अंतर है वो यही है कि हम लोगों को स्वतंत्रता के साथ मतदान का अधिकार मिला है। लोकतंत्र हमारे आपके गरिमा का परिचायक है। व्यक्ति की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान इसमें नहीं था। यह सबसे बड़ा अधिकार हम लोगों को मिला है और साथ ही ये सबसे बड़ी चुनौती भी है। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। ये ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग करके हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, अपने प्रदेश का निर्माण करते हैं, अपने समाज का निर्माण करते हैं और सबसे बढ़ के स्वयं का निर्माण करते हैं। ये हमारे भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की आधारशिला है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश में शीघ्र ही 100 करोड़ मतदाता हो जाएंगे। उन्होंने कहा, हमारा देश में विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषाओं, वर्गों के लोग रहते हैं, परंतु देश की एकता काफी मजबूत है, जिसके कारण हमारे देश को विविधताओं में एकता वाला देश कहा जाता है। हम जिस प्रकार से एकजुट होकर देश को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, उसके पीछे जो नींव है वह लोकतंत्र है। उन्होंने कहा, विविधताओं में एकरूपता को बनाए रखना हमारी सुदृढ़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जीता जागता सबूत है। जिलाधिकारी श्री चहल ने कहा कि देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारी मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण जीडीपी में निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कोई भी हो, उसमें मतदान अनिवार्य रूप से करें। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दिव्यांगजनों, वृद्धजनों, मरीजों आदि को भी मतदान करने की सुविधा दी गई है तथा इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है, जिसके कारण विगत वर्षों में वोटिंग परसेंटेज काफी बढ़ा है और निरंतर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता दिवस के माध्यम से हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना है और यह सुनिश्चित कराना है कि मतदान दिवस को सभी लोग अपने मताधिकारी का प्रयोग अवश्य करें। आज हम 15वां नेशनल वोटर्स डे मना रहे हैं। वर्ष 2011 से लगातार प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते आ रहे हैं और इस वर्ष का जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो इसीलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आज हमारे भारत निर्वाचन आयोग को 75 वर्ष उसकी स्थापना हुए पूर्ण हो गया है। हमने माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय के द्वारा जो उनका उद्बोधन था उसको भी सुना और उन्होंने भी इस चीज़ को अवगत कराया कि भारत जब गणतंत्र बना, गणराज्य बना, उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी और उसके बाद से ही लगातार हमारा देश एक मजबूत लोकतंत्र की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। आज हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले कुछ वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। जो पूरा देश, सभी नागरिकगण, सभी अधिकारीगण, पूरा राष्ट्र मिलकर इस चीज़ की ओर लगातार अग्रसर हो रहा है और इस चीज़ को हमें इसकी इम्पोर्टेंस हम इस चीज़ को देखकर जान सकते हैं कि हमारा जो देश है वो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लगभग 100 करोड़ मतदाता हमारे देश के होने जा रहे हैं और इतने बड़ी विविधताओं वाले देश को आगे इतनी स्पीड से, इतनी तेजी से लगातार जो हमारी जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज है वो इतनी हाई है, इतने बड़े देश को जो विविधताओं में एकता का देश कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी,
यानी कि विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब, भाषाओं वाले देश को एक साथ एकजुट होकर हम जिस प्रकार से प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं, उसके पीछे जो रीढ़ है, जो नींव है, वो हमारा लोकतंत्र है। वो हम सभी लोगों का एक तरीके से हमारे मताधिकार का प्रयोग करना, इस लोकतंत्र में प्रतिभाग करना, अपनी सहभागिता दिखाना, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना। किसी भी प्रकार के इलेक्शंस आते हैं, चाहे हाल ही में हमने 2024 में लोकसभा इलेक्शंस किए या फिर विधानसभा इलेक्शंस होते हैं या अन्य लोकल लेवल इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर बढ़ चढ़कर हम अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हैं। हमारी समझ में जो सबसे उपयुक्त हमारे प्रतिनिधि होंगे उनको जाकर चुनते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, उसी का ये एक तरीके से परिणाम है कि हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। और हमें इस दिन आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इस संकल्प को, इस प्रण को जरूर लेना। अभी हाल ही में समरी रिवीजन के दौरान भी नए हमारे जो युवा मतदाता हैं उनको इलेक्टोरल रोल में ऐड किया गया है, यानी उन सभी के भी वोट्स बनाए गए हैं जो 18 वर्ष की आयु को पूरी जिन्होंने कर लिया है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटिंग के दिन भी चाहे वो दिव्यांग मतदाता हो, चाहे बुजुर्ग मतदाता हो, उनके लिए घर पर वोट करने की भी व्यवस्था शुरू की है। इसी के साथ साथ सभी हमारे जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, व्हील चेयर इत्यादि की भी सुविधा प्रदान की जाती है। ये इंश्योर किया जाता है कि किसी को वोट करने के लिए कोई परेशानी ना हो। मॉडल बूथ्स बनाए जाते हैं कि हम जो हमारा लोकतंत्र का जो एक महादिवस है, जिस दिन हम वोट करते हैं, उसको हम सेलिब्रेट करें, एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें, अपने घर से बाहर निकलें। पर फिर भी लगभग 60-65% हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें निरंतर बढ़ोतरी होती आ रही है। आगे भी हमें और बढ़ोतरी करनी है ताकि अधिक से अधिक लोग, हम सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें, एक अच्छे हमारे प्रतिनिधियों को चुने, हमारे देश को जो आगे लेके जा सके। तो आज का दिन हमें हमारे देश के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करने के लिए प्रेरित कर। इससे पूर्व मंडलायुक्त विवेक, डीआईजी सुनील कुमार सिंह, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना आदि ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। गणेश वंदना के उपरांत समारोह में संगीत महाविद्यालय हरिहरपुर के प्रशिक्षक प्रभात नारायण दीक्षित व उनकी पार्टी, शीतला प्रसाद मिश्र व मोहन मिश्र की टीम तथा बच्चों द्वारा गीतों के माध्यम से मतदान के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें मुख्य रूप से चलो सासू जी वोट डाल आए, ससुर जी का संग लई चलो तथा अरे जागो रे जागो देश के मतदाता आदि गीत प्रस्तुत किए गए। हम नहीं रुकने वाले।
कार्यक्रम में अंत में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने मुख्य अतिथि मंडलायुक्त विवेक को, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना ने डीआईजी सुनील कुमार सिंह को, उपजिलाधिकारी सदर सुनील कुमार धनवंता ने जिलाधिकारी को, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता ने सीडीओ को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर जनपद के सबसे बुजुर्ग मतदाताओं, निर्वाचनों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सुपरवाइजरों, बीएलओ आदि कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया। पे जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और हमारा जो जनपद है सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है और यहाँ के मतदाता भी बहुत जागरूक हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में और अच्छा प्रतिशत रहेगा मतदान का। मतदान हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है और ये लोकतंत्र की आत्मा है। हम सबको मतदान करना चाहिए और दूसरे को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो मतदान करें। आज सुबह एक स्कूटी रैली, एक प्रभात फेरी आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निकाली गई, जिसके अवसर पर जो हमारे वोटर अवेयरनेस का कार्यक्रम जो है उसके अंतर्गत ये रैली निकाली गई थी। आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मना रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुए 75 वर्ष हो जाने के कारण ये और अधिक महत्वपूर्ण एक दिवस हो जाता है। आज के दिन हमने वोटर अवेयरनेस करने के साथ साथ जो युवा मतदाता हैं उनको भी सम्मानित किया, जो हमारे बुजुर्ग मतदाता हैं उन लोगों को सम्मानित किया, अच्छा काम करने वाले सुपरवाइजर्स और बीएलओ जो है उन्हें भी प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें भी सम्मानित किया है। और सभी लोगों से अपील की है कि हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारी जो राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है उसको हम अपना वोट देकर पूरी कर सकते हैं, तो उसको हम ज़रूर करें और अपने देश को और सशक्त बनाएं। एक वोट से क्या महत्व होता है उसके बारे में? हाँ जी, जैसा कि हमारा जो राष्ट्र है सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 99 करोड़ से अधिक के वोटर्स अब हमारे पूरे देश में हो गए हैं और सभी व्यक्तियों का जो वोट है वो बराबर मूल्य रखता है और एक एक वोट की कीमत है। उसी को आज हमारे मंडलायुक्त महोदय जो आज मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम में, उनके द्वारा हमारे द्वारा सभी के द्वारा इस चीज़ को स्पेसिफाई किया गया, इस चीज़ के ऊपर बल दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को घर से निकलकर वोट ज़रूर करना चाहिए ताकि हम अपने देश को और उसके लोकतंत्र को सशक्त कर सकें। प्रत्येक वोट कीमती है और इस चीज़ को विशेष रूप से बल देकर आज कहा गया है। कार्यक्रम से पूर्व राष्ट्रीय पर्यटन दिवस एवं उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की शैक्षणिक भ्रमण हेतु अधिकारियों द्वारा बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शैक्षणिक भ्रमण से लौटे बच्चों ने अपने यात्रा संस्मरण के बाबत विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी। आज जो अटल आवासीय विद्यालय के जो भी बच्चों का भ्रमण रहा, और सबसे पहले चंद्रमा मुनि आश्रम का विजिट किया बच्चों ने, इसके बाद दत्तात्रेय आश्रम का विजिट किया और लास्ट में दुर्वासा आश्रम का विजिट किया। बच्चों के लिए और विद्यालय के लिए बहुत ही अच्छा भ्रमण रहा और बच्चे इससे काफ़ी मोटिवेट हुए और खुश हुए। साथ ही जो आपने इनके जो पौराणिक कहानियाँ हैं या जो इसका मान्यता है उसके बारे में बच्चों को आप सब थोड़ा सा। मेरा नाम आंचल चौहान। हम लोग यहाँ पर पर्यटन के रूप में आए थे भ्रमण करने के लिए। सबसे पहले हम लोग गए चंद्रमा ऋषि मुनि के आश्रम, जहाँ पर तमसा और सिल्ली नदी के संगम पर चंद्रमा ऋषि मुनि का आश्रम स्थित है। उसके बाद हमने दत्तात्रेय के आश्रम पर घूमा, जहाँ पर तमसा और कुंवर नदी के संगम पर दत्तात्रेय का आश्रम है। उसके बाद दुर्वासा के तट पर आए, जहाँ पर तमसा और मंजूसा नदी के संगम पर स्थित है। हम लोगों ने खाना खाए। उसके बाद खाना में पूरी था, सब्जी, चावल, दाल और मिठाई भी था साथ में और नाश्ता भी किया। कार्यक्रम बढ़िया रहा आज का? हाँ, कार्यक्रम अच्छा रहा और सीखने को भी मिला कि कैसे हमारे भारत में कैसे सनातन का भी जो है वो चल रहा है। आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली के बेली सलेमपुर गांव के समीप उदंती नदी के पुल पर शनिवार सुबह लगभग 8:30 पर असलहाधारी बदमाशों ने किराना व्यापारी से 45,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। वहीं पुलिस ने लूट की घटना को फर्जी बताया। जानकारी के अनुसार पीड़ित संदीप यादव पुत्र स्वर्गीय फेरू यादव ग्राम चुनटहरा बाजू राम का पूरा थाना महनाजपुर का निवासी है, जो किराना व्यवसाय करता है।
वह शनिवार की सुबह लालगंज किराना का सामान लेने जा रहा था कि उदंती नदी पर बाइक सवार बदमाशों ने हथियार सटाकर उससे 45,000 रुपए व सोने का चेन छीन लिया और मारा पीटा घायल कर दिया। पीड़ित घर की तरफ भागा। परिजनों को आप बीती बताई। परिजनों ने पीड़ित को 100 शाया अस्पताल लालगंज लाकर इलाज कराया। घटना की सूचना पुलिस को दी तो देवगांव कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई। जांच के बाद एसपी शैलेंद्र लाल ने घटना को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता का उसके पड़ोसी से विवाद चल रहा है। उसके द्वारा 112 नंबर पर फोन कर लूट की सूचना दी गई थी। जांच में यह सूचना पूरी तरह से गलत पाई गई है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खुद का दुकान है और हम डेली सामान लाने के लिए जाते हैं, तो हमारे जेब में जो है 45,000 रुपया था और मैं मार्केट से निकल रहा था तो एक नदी पड़ती है जिसका नाम उदंती और सोलेमपुर बेली के बीच में है। वहाँ पूरा टापू का कोई क्षेत्र आता नहीं है, तो हमारे गांव के 2 पहचान के थे। साइड से आए, हमको ओवरटेक किए और हमको जो है मारना चालू कर दिए। मारने चालू के जब मैं अधमरा हुआ तो मेरा पैसा जो था और इसके बाद मेरा चैन उन छीन लिए। छीनने के बाद जो है मेरे को एकदम इतना मार दिए थे कि खेत में सब किसान लोग थे और किसान लोग जैसे दौड़े वो तुरंत हमको छोड़ के लोग जो है भाग गए। जो किस गाड़ी से थे वो लोग जो मारने आए थे? वो जो मारने वाले थे बाइक से थे, हीरो होंडा था उनका बाइक जो। और कोई सामान से मारे वो लोग? कैसे मारे आपको? डंडा अपने हाथ में लिए थे लोग। अच्छा। और कट्टा लिए थे, वो हमारे सर पे सटा दिए। वो बोला भाई ऐसा क्यों करे, अपने पहचान के हो आप लोग ने। तो जब उनको खेत में किसान लोग दौड़े तो तब छोड़ के हमको भागे। जो आप उनमें से किसको पहचानते हैं? एक का नाम रितेश यादव है और एक का नाम आनंद सिंह है, हमारे गांव के बाजू के हैं। क्या पुरानी कोई उनसे रंजिश रही होगी आपकी? पता नहीं क्या थी, हम व्यापारी आदमी है, पैसा वैसा लिए थे, अब उनके दिमाग में क्या चला क्या नहीं चला। जब वहाँ पे आप घायल हो गए तो वहाँ से कैसे आप यहाँ पे आए? कौन लाया आपको? देखिए उस समय तो हमको कुछ पता नहीं चला, मैं जैसे घर गया वैसे मैं तुरंत गिर गया। जो है उस समय मैं इतना घबरा गया था। जो मैं यादव हैं, ये चिवटा गांव थाना देवगांव के। इनके द्वारा 112 पर डायल करके ये सूचना दी गई कि इनके 45,000 रुपये और चेन छीन लिए गए। इनका विवाद रितेश यादव, इनके जो पड़ोसी हैं उसी गांव के, उनके साथ चलता है, जिसको लेकर इन्होंने ये 112 पर गलत सूचना दी है। लूट की कोई घटना नहीं हुई है और आपस में दोनों पड़ोसियों के बीच में विवाद है, जिसके चलते उन्होंने ये सूचना इनके द्वारा दी गई है। ये सूचना जो दी गई है बिल्कुल गलत पाई गई है पुलिस के द्वारा जांच में। सर इन लोगों में के बीच मारपीट वगैरह भी हुई है क्या इस तरह से? ये आपस में कहासुनी दोनोों के बीच में हुई है, जो पुलिस ने जांच में प्रारंभिक तौर पर पाया है। और पुलिस जो भी तहरीर है इसके दर्ज करेगी और नियमानुसार पुलिस के द्वारा पथराई कार्रवाई की जाएगी। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी उत्तराखंड में 27 जनवरी को लागू होगी। नए कानून के तहत विवाह पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन में जन्मे बच्चे और लिव इन रिलेशन के नियमों में बदलाव होंगे। उत्तराखंड में लागू होने के बाद पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता कब लागू होगी ऐसी कोई समय अवधि नहीं दी है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही देश में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की तरह लागू की जा सकती है, जिसे देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया है। सबके लिए एक कानून यानी यूसीसी को लेकर आजमगढ़ के मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यह सरकार की साजिश है, जिसका मकसद हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा करना है और मुस्लिम समाज को परेशान करना है। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया जा रहा है उसमें कई खामियां हैं, जिसे देखते हुए लगता है कि इस कानून की देश में जरूरत नहीं है। सरकार जबरन इस कानून को थोपना चाहती है। इस मुल्क में 2 कानून हैं, एक तो सिविल मैटर्स के कानून है, दूसरे फौजदारी के। फौजदारी के कानून जुर्म से है, जो सबके लिए एक है, इसमें किसी के कोई इतराज़ नहीं। दूसरा कानून जो है
वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है पर्सनल लॉ बोर्ड, बल्कि 70 से ज़्यादा यहाँ पे इस मुल्क में पर्सनल लॉ है। बहुत से आदिवासियों के हैं, जैनियों के हैं, सिखों के हैं। इसमें जब ये कानून बना गया, संविधान लिखा गया, तो उस वक्त सबकी धार्मिक भावनाओं को भी सामने रख के किया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारा है, जो हमारा कानून जो मीरास का है यानी जायदादों का है, उसमें ज़माने से जो इस्लाम का कानून है उसके एतबार से कोई शौहर मर गया तो सबसे पहले 1/8 हिस्सा उसकी बेवा को मिल जाएगा। फिर जो बचेगा, लड़कों को 2 हिस्से, लड़कियों को 1 हिस्सा मिलेगा। औरतें दोनों तरफ से हिस्सा पाएंगी, बाप की जायदाद नहीं पाएंगी, शौहर की जायदाद नहीं पाएंगी। बेटियां जो है अपने शौहर की जायदाद नहीं पाएंगी और अपने बाप की जायदाद नहीं पाएंगी। इस तरह के और भी 2-4 ही मसले हैं जिस पे हमारा अपना पर्सनल सिविल कोड है। और ऐसा नहीं है कि जो हमारा मुल्क का कानून जिसका जराइम से ताल्लुक़ है, यूसीसी पर क्या राय है? दूसरी राय ये कि ये एक खामखा की छेड़छाड़ है, अवाम के जहन को भटकाने की बात है। सरकार असल मुद्दों से भागना चाहती है। जो बुनियादी मसाइल मुद्दे हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन हर धर्म के लोगों के शामिल हैं। हमारी बिजली रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है, हमारे बच्चों की मुलाजमतें कम होती जा रही हैं, सरकारी संस्थान बिकते चले जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, वगैरह वगैरह। इन मुद्दों पर आवाम का जहन ना जाए, उससे हट कर के इस तरह के शोशे छोड़े जा रहे हैं ताकि कुछ हिंदू मुस्लिम के बंटवारे जो 8-10 साल में बढ़े हैं, इसको और शिद्दत और हवा दी जाए। हम इस सरकार से निवेदन करते हैं, मुल्क बड़ी खूबसूरती के साथ, बाहम मोहब्बतों के साथ, गंगा जमनी तहज़ीब के साथ चल रहा है। इस वजह से ऐसे मुद्दों को ना छेड़ करके देश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए आगे बढ़े। हम सब लोग उनके साथ हैं। हम नहीं, देश का जो अमन पसंद नागरिक है, हर आदमी विरोध करेगा। हमारे देश की ये खुसूसियत है, ये खासियत रही है कि अनेकता में एकता है। हमारे हर 4 कदम पर ज़बानें बदलती हैं, हमारे रीत रिवाज, त्यौहार, सारी चीज़ें बदलती हैं। आप कैसे एक लाएंगे? आदिवासियों के रीत रिवाज को आप फारवर्डों के रीत रिवाज से बराबर करेंगे या फारवर्डों के रीत रिवाज को आदिवासियों से बराबर करेंगे? आपने अभी उत्तराखंड में लागू किया, वहाँ आदिवासियों को आपने बाहर कर दिया, तो आपका मकसद यूसीसी लाने का नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने का है। तो क्या सिर्फ यूसीसी उत्तराखंड में मुसलमानों के लिए होगा? हिंदू एक्ट को आपने बाहर कर दिया, आदिवासी एक्ट को आपने बाहर कर दिया, फिर यूसीसी कहाँ रह गया? आप मुस्लिम एक्ट कर दीजिए कि मुसलमानों को हमें परेशान करना है। यूसीसी में क्या ब्राह्मण की शादी और आदिवासी की शादी बराबर कर देंगे? मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करने के लिए ये एक तमाशा किया जा रहा है। कहीं यूसीसी नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि मुसलमानों को किस तरीके से उनको फंसाया जाए, उनको कमज़ोर किया जाए, उनको परेशान किया जाए। आपकी मंशा जो है कहीं देश के लिए काम करने के लिए नहीं है। आप प्रशासनिक तौर पर आज बेरोजगारी चरम सीमा पर, इन सारी चीज़ों को छिपाने के लिए आप ये ढोंग रच रहे हैं, यूसीसी का खेल सामने ला रहे हैं। हम और आवाम जितनी भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग जो अमन पसंद है वो इस चीज़ का विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे देश की खासियत यही है कि हम विवेक धर्मों में, विवेक रीत रिवाजों में रह कर हम एक रहते हैं। आप इस एकता को तोड़ना चाहते हैं, हम इसलिए इसका विरोध करते हैं। देखिए, यूसीसी में जो कानून है वो तो बहुत बढ़िया है कि जिसे गोद लेना है तो वो सबके लिए समान हो, तलाक देना हो, भरण पोषण हो या किसी भी तरह का कोई मामला हो तो वो सबके एक साथ हो। लेकिन उसमें मतभेद ये है कि हिंदू लॉ के हिसाब से या इस्लामिक लॉ के हिसाब से, जिसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप में एक शादी है लीगल, हमारे में 4 शादी इस्लामिक तौर पे कर सकते हैं। तो यूसीसी अगर आ जाता है या इस तरह का कोई मामला होता है तो सबके लिए जब एक समान कानून होगा तो उसमें जो धार्मिक अवहेलना होगी, जो धर्म के हिसाब से जो चलने के, उसमें भी जो कहीं ना कहीं ये फंडामेंटल राइट को भी टच करने का करेगी। इसलिए कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 और 27 तक जो सबको, सब भारत के संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबको ये आज़ादी दिया है कि अपने धर्म के अनुसार वो भोजन कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार वो पूजा पाठ और नमाज पढ़ सकते हैं, गुरुद्वारा में जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, वो अपने हिसाब से पोशाक पहन सकते हैं, अपने हिसाब से शादी विवाह रीति रिवाज कर सकते हैं, बच्चों का पालन पोषण, और जो बेटियों को हक देने का जहाँ तक सवाल है उसमें जैसे इस्लाम में भी है, इस्लामिक तौर पे ये है कि 1/3 बेटियों का जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, वो
इस्लामिक तौर पे भी, लेकिन अब यूसीसी से जो है धार्मिक मामलों में दखलंदाजी रहेगी। हाँ, कहीं न कहीं जो है धार्मिक मामलों में वो दखल अंदाजी होगी ही होगी। इसीलिए आप लोग और विरोध क्या है, इसको तो सरकार को खुद ही जो है संज्ञान में लेना चाहिए कि जब ये देश जो है किसी एक धर्म से लेकर के नहीं बना है। संविधान ये इस देश का, हमारा एक ऐसा संविधान है पूरे दुनिया में कि जिसमें हर धर्म का सम्मान किया गया है। हर धर्म के फंडामेंटल राइट को किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि कोई एक दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करे। ये वाहिद एक ऐसा देश का संविधान है। से चल रहा है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, मगर अभी तक उसका ड्राफ्ट पूरे मुल्क के लिए नहीं आ पाया है। जैसा बताया लोगों ने कि इस जो देश है हिंदुस्तान, जहाँ पर अनेकता में एकता है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग लोगों के कल्चर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है इस देश के अंदर। और अभी जैसा कि उत्तराखंड के अंदर ये कानून बताया जा रहा है कि जनवरी से वो हो गया, पारित हो गया है, मगर उसमें भी बहुत से वो चीज़ें हैं, कंट्रोवर्सीज़ है उसमें, जिसमें बताया जा रहा है कि ट्राइबल्स को इंक्लूड नहीं किया गया, हिंदू मैरिज एक्ट इंक्लूड नहीं किया गया। तो एक तरह से सिर्फ एक जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का एक तबका है, उसको मोहरा बना करके देश के अंदर जो राजनीति हो रही है वो धर्म की राजनीति हो रही है। उससे एक पार्टी को फ़ायदा पहुंच रहा है, इसलिए हर चीज़ों में हिंदू मुस्लिम का एंगल डाल करके सिर्फ राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। भला करने की कोई वो इसमें वो नहीं है, मंशा नहीं है। शनिवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद आजमगढ़ पर जिला अध्यक्ष हवलदार यादव की अध्यक्षता में पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव की 5वीं पुण्यतिथि उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के नेताओं ने कहा कि रामकृष्ण यादव जी प्रखर वक्ता, निर्भीक, निडर व कुशल नेता थे। वह दीवानी कचहरी के प्रख्यात अधिवक्ता थे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से राजनीति किया। कांशीराम जी के विचारधारा से प्रभावित होकर बसपा की राजनीति शुरू किया। मेहनत व लगन से कांशीराम जी के करीब होकर सन 1989 में बसपा के सांसद बन गए। मुलायम सिंह यादव जी के सानिध्य में आकर सपा को मजबूत बनाने का संकल्प लेकर आंदोलन को गति प्रदान करने का काम किया। नेताजी ने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनवाया। वह सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे। सामंतवाद, पूंजीवाद के खिलाफ हमेशा आंदोलन में विश्वास रखते थे। उनके विचार व आदर्श आज भी परिस्थितियों में बहुत ही प्रासंगिक हैं। इस मौके पर पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव ने कहा कि वह लोकसभा में जनपद के विकास व गरीबों, मजलूमों व पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के लिए बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखते थे। दीवानी कचहरी के बार के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव व पूर्व अध्यक्ष दयाराम एडवोकेट ने कहा कि कचहरी में उन्होंने गरीबों, मजलूमों की वकालत कर उन्हें सस्ता न्याय दिलाने का कार्य किया और वे नए अधिवक्ताओं से प्रोत्साहित रहते थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद की पत्नी विमला देवी, सुपुत्र मनोज यादव, अजय यादव, डॉक्टर सुभाष यादव, उपेंद्र राय, एडवोकेट नगीना प्रसाद, मुसाफिर यादव मास्टर साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामदुलार राजभर, अजीत कुमार राव, सुशील आनंद, शिवसागर यादव, राजेश यादव गेलवारा, प्रदीप कुमार यादव, नसीम अहमद आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रामजीत यादव एडवोकेट ने किया। मीडिया से बातचीत करते हुए स्वर्गीय रामकृष्ण यादव के सुपुत्र अजय यादव और मनोज यादव ने पिताजी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। मेरे पिता स्वर्गीय रामकृष्ण यादव पूर्व सांसद एडवोकेट, जिनकी आज 5वीं पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मनाया जा रहा है। मैं अपने पिताजी के जीवन के बारे में 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। वो हमेशा ही अपने जीवन में गरीब, मजलूम, किसान की बात करते थे, चाहे वो मंच की बात हो या घर में, उन्हीं लोगों की हमेशा बात करते थे। सबसे पहले राजनीति में उनके पेड़ा सोत रहे झारखंडी राय जी। उसके बाद उनके सानिध्य में काम किया। हमेशा ही गरीबों के प्रति उनकी मानसिकता बनी रहती थी कि गरीब, मजलूम, किसान, हर समय वो उनकी बातें किया करते थे। मरणोपरांत झारखंडी राय के बाद उनके सानिध्य प्राप्त हुआ
स्वर्गीय चंजीत यादव जी के भी बहुत करीबी रहा करते थे हमारे पिताजी। उसके बाद चंजीत साहब भी नहीं रहे। फिर उनके बाद मानवर कांशीराम जी को अपना गुरु माना। माननीय कांशीराम जी उनको संसद में पहुंचाया और अपने व्यक्तित्व और ईमानदारी के साथ उन्होंने संसद में जो बातें कहीं आज तक आजमगढ़ लोकसभा के कोई भी सांसद कहा नहीं होगा। माननीय मुलायम सिंह के भी बहुत करीबी रहे और आज तक मरणोपरांत उन्होंने समाजवादी में ही रहा। हम लोग भी आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और यहाँ से एक शपथ लेते हैं, जब तक रहेंगे समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे। जो पेशे से अधिवक्ता भी थे और किसान परिवार से जन्मे हुए थे, उनको पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करूंगा। पिताजी को मेरे सशक्त नमन। आज कौन सी पुण्यतिथि मनाई? 5वीं पुण्यतिथि है आज। क्या कहना चाहेंगे पिताजी को? पिताजी अब हमारे बीच तो नहीं है। उनकी कमी हम लोग को बहुत खलती, उनके विचारों पे चलने का प्रयास करेंगे। किस तरह से वो पिछड़े लोगों को आगे ले चलने का काम किए, क्या उनके आदर्श रहे? वो सन 80 से पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में गए। मानवर काशीराम जी के साथ बहुत दिनों तक काम किया है और 89 में बसपा के जो आजमगढ़ से पहले सांसद हुए थे। मैं उनके पदचिन्हों पे और गरीबों को साथ देने का प्रयास करूंगा। शनिवार को भाकपा माले ने राष्ट्रीय आह्वान के तहत गांधी प्रतिमा रैदोपुर तिराहे से अंबेडकर प्रतिमा तक संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व भाकपा माले नेता कामरेड जयप्रकाश, कामरेड विनोद सिंह कर रहे थे। मार्च रैदोपुर तिराहा गांधी प्रतिमा से चलकर भगत सिंह तिराहा होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची और वहां सभा में तब्दील हो गई। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेता एवं किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कामरेड जयप्रकाश नारायण ने कहा कि आरएसएस शुरू से ही देश के संविधान से नफरत करती रही है और उस समय भी इनके द्वारा संविधान की प्रति जलाई गई थी, और जब आरएसएस और उसका अनुवांशिक संगठन भाजपा जब सत्ता में है तो उनके नेता आज भी देश के संविधान से नफरत करते हैं और उसे बदल कर देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। इसीलिए राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने संवैधानिक पद पर रहते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। यह कतई क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता देश से माफी मांगे और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा लिया जाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला प्रभारी कामरेड विनोद सिंह ने कहा कि भाजपा और अमित शाह के अंदर संविधान के प्रति जो नफरत थी वह राज्यसभा में जुबान से बाहर आ गई। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह अपने पद पर रहने लायक नहीं है, तुरंत इस्तीफा दें। कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। तिरंगा यात्रा में भाकपा माले नेता कामरेड बसंत, कामरेड सुदर्शन राम, कामरेड रामजीत, कामरेड रामकृष्ण, कामरेड हरिश्चंद्र, कामरेड शिवम, कामरेड हवलदार राम, कामरेड कालिका, कामरेड राम सुधार, राम लालचंद निषाद सहित तमाम लोग शामिल रहे। हमारी तिरंगा यात्रा है जिसका मकसद दो साफ है। एक जो अभी मोहन भागवत ने कहा है कि आज़ादी नकली है और 22-23 जनवरी को देश को असली आज़ादी मिली है, तो साफ बात है वो भारत को एक धर्म राज्य बनाना चाहते हैं जो लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। इसलिए मोहन भागवत ने यह राष्ट्रद्रोह का काम किया है, संविधान का अपमान करके और लोकतंत्र का अपमान करके। इसलिए हमारी मांग है कि लोकतंत्र और संविधान का अपमान करने वाले मोहन भागवत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो। दूसरा हमारा कहना है कि हमारी इतनी बड़ी संसद है, दुनिया की सबसे बड़ी संसद मानी जाती है, उसमें हमारा गृह मंत्री जिसका इतिहास खुद विवादास्पद है, जिसका इतिहास काला है, जिसका इतिहास रक्त रंजित है, वह बाबा साहब के बारे में कह रहा है कि इतनी बार अगर अम्बेडकर करते तो स्वर्ग मिल जाता। हमारा कहना है कि स्वर्ग की दुनिया में तुम रहो, तुम कुंभ के कीचड़ में जाके नहाओ और स्वर्ग जाने का कोशिश करो।
हमारे लिए संविधान और बाबा साहब जो उसके निर्माता हैं वही इस देश के सर्वोच्च व्यक्ति हैं, सर्वोच्च नायक हैं, और उनका अपमान भारत नहीं सह सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए हमारी यह यात्रा का मकसद था कि अमित शाह इस्तीफा दे, संविधान पर किसी तरह का हमला नहीं चलेगा, संविधान में संशोधन का कोई तमाशा नहीं होने देंगे, और जो मोदी सरकार देश में तानाशाही और लागू कर रही है, जिसने लागू कर दिया है, फासिज्म लागू कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम इस यात्रा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निकाले हैं। शनिवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आयुक्त आजमगढ़ मंडल ने मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जनपद के सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में अंकित नहीं हुआ है, उनसे अपील है कि वे अपना ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन BLO के माध्यम से, छात्र विद्यालय के इलेक्टोरल क्लब के माध्यम से, तहसील में स्थित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय के द्वारा अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य अंकित कराएं। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा जो बल है वह उसके निर्वाचक हैं, तथा वह मतदाता जो निष्पक्ष रूप से बिना किसी प्रलोभन के अपने मत का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा इस बिंदु को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा यह पूरा विश्वास है कि विशेष रूप से हमारे युवा वोटर्स और सभी मतदाता आगामी सभी निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय प्रत्याशी की क्षमता का आकलन उनके गुण और अवगुण पर करेंगे और बिना किसी प्रलोभन के भाषाई, जातिगत, धार्मिक या अन्य किसी भावनाओं से हटकर सुयोग्य प्रतिनिधि को वह अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसी के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि निर्वाचन के दौरान ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि जो अभी भी मतदाता के रूप में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत नहीं हैं, स्कूली बच्चे, विद्यार्थी एवं अन्य लोगों से अपील है कि वे अपने साथियों, मित्रों व सहपाठियों से अनुरोध करें कि वे भी अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के नागरिक के रूप में हमारा जो सबसे बड़ा अधिकार है वह अपने सरकार को, सरकार के प्रतिनिधि को चुनने से बड़ा कोई अधिकार किसी भी नागरिक को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हम इस अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि हमें संविधान के रूप में जो अधिकार प्राप्त है, जिसमें सभी नागरिक कानून के रूप में समान हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण निर्वाचन के दौरान मतदाताओं की पंक्ति है, जहां व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो या उच्च पद पर या अन्य किसी पद पर हो, हर व्यक्ति का प्रत्येक वोट वहां उस EVM बैलेट बॉक्स के सामने एक समान है, जहां किसी भेदभाव के बगैर हम अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील किया कि वे आगामी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए हैं यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर।
यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। हरीशचंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।